गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 से इकोनॉमिक्स का चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। इसके अंदर हमने प्रीवियसली 2 लेक्चर देखे जिसमें हमने मनी के ऊपर, करेंसी के ऊपर, बार्टर सिस्टम के ऊपर कई सारी चीज़ें और कई सारे इसके कंसेप्ट डिस्कस किए। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि चेक क्या है, चेक कैसे सामने आया, फिर क्रेडिट के बारे में भी पढ़ा, क्रेडिट के फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो लोन एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो क्रेडिट का एक टाइप है बैंक के थ्रू जो हमें मिलता है, उसके अंदर किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। हमने 2 क्रेडिट सिचुएशन जिसमें एक सलीम थे और एक सपना थी, इनके बारे में हमने पढ़ा, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। ये प्रीवियसली हम देख चुके हैं, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा है। हालांकि चैप्टर बहुत छोटा सा है बट काफ़ी डिटेल में उसको हम पढ़ लिए हैं। और इसी कारण से आज हम जो एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उस टॉपिक के साथ ही ये जो चैप्टर है अपना ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर छोटा था, प्रीवियसली हमने जो लेक्चर्स देखे वो काफ़ी डिटेल में थे। आज का भी चैप्टर थोड़ा जो लेक्चर होने वाला है, सॉरी, वो डिटेल में ही होगा, लेकिन आज चैप्टर ख़त्म कर देंगे अपन, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम अपने को लगाना नहीं है। NTSC का एग्ज़ाम भी पास में है, साथ ही साथ और आपके जो टर्म एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आज का नया टॉपिक विच इज़ टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस बोलते हैं ना अपन, नियम और शर्तें, तो वही वाली चीज़ है कि जब कोई भी पर्सन क्रेडिट से रिलेट करता है या क्रेडिट लेता है, उधार लेता है, लोन लेता है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बीच में आते हैं, या कौन कौन से वो टर्म्स हैं जो उसको मेंशन करने होते हैं, बताने होते हैं उस पूरे एग्रीमेंट में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ अपन यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आएगा कि भैया मेंशन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मेंशन द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ये चीज क्वेश्चन में आएगी और एज इट इज आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या क्या होता है इसमें। तो ऑफ कोर्स पहले तो ये सोचो कि अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं कि फॉर्मल सेक्टर से हमें पैसा लेना होगा, तो वो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे सामने रखेंगे। तो पहली चीज, जो डिपॉजिटर्स हैं वो बैंक में पैसा जमा कराएंगे और बैंक के पास वो जब मनी एक्सेस हो जाएगी तो वो लोगों को वो पैसा एज अ लोन या क्रेडिट दे देंगे। ये लोग पैसा बैंक को दे रहे हैं, पैसा जो है, जो कैश है, वो कैश किसके पास जा रहा है? बैंक के पास। जब बैंक के पास में वो कैश सरप्लस हो जाता है तो वो क्या कर देता है? पैसा किसको दे देता है? बोरोवर को। ठीक है, अब ये पैसा कहां चला गया? बोरोवर के पास। अब ये जिसने उधार लिया है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद में वापस से ये जो पैसा होगा किसको लौटा देगा? बैंक को। और जब ये लोग डिमांड करेंगे अपने पैसे की तो भी ये पैसा इन लोगों के पास में वापस चल जाएगा। अब फायदा क्या? पैसा आ रहा है और जा रहा है। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जो इनको इस पैसे के बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है वो लगभग 2% से लेकर, मतलब अब जो रेट चल रही है सेविंग अकाउंट पे, दैट इज 2 पॉइंट एंड समथिंग, तो 2% से लेकर लगभग 6% के आसपास होती है, जबकि यहां पर ये 10% से शुरू होती है और कितनी भी हो सकती है। तो इसका ये जो बीच का गैप है दैट इज एक्चुअल इनकम ऑफ द बैंक। अब बात क्या है कि जब हमने इनको पैसा दिया तो क्या क्या चीजें हमने एज अ शर्त रखी, वही चीज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं अपन आज, कि क्या टर्म्स होंगी कि जब किसी पर्सन को आप उधार देंगे तो कौन कौन सी टर्म्स होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आती है आपकी इंटरेस्ट रेट। तो ऑफ कोर्स जिस तरीके का काम होगा, जितना उसमें रिस्क होगा, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय की जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट की, तो ये चीज प्री डिसाइडेड होती है बिटवीन बैंक एंड बोरोवर, दैट हाउ मच परसेंटेज ऑफ द इंटरेस्ट ओवर दैट अमाउंट, जो भी आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है आप पे करेंगे। ठीक है, तो वही चीज जैसे आपने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा होगा कि दो जो भी इंटरेस्ट रेट ये सेट करेंगे तो जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा उसके ऊपर ये इंटरेस्ट रेट लगेगी और इन लोगों को बैंक को एज इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो लौटाना पड़ेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द टेन्योर ऑफ दैट लोन अमाउंट। तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट और कंसेप्ट ये रहता है कि बैंक मुफ्त में आपको पैसा नहीं दे रहा है, बैंक अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए पैसा दे रहा है। तो इंटरेस्ट इज द इनकम ऑफ द बैंक एंड जिस भी रेट पर आप वो पैसा ले रहे हैं दैट इज योर इंटरेस्ट रेट। तो सबसे पहला जो फैक्टर हुआ वो पहला फैक्टर है आपका इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जिसके ऊपर आपने क्या लिया है?
पैसा उधार लिया है। अब ये बैंक से भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। इंडिविजुअल का कंसेप्ट भी एक बार बताना जरूरी है। आपने कई बार अपने बड़े लोगों के मुंह से सुना होगा 2 रुपए सैकड़ा, 3 रुपए सैकड़ा, है ना, और बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको ये कंसेप्ट समझ में थोड़ा सा कम आता है। तो उस चीज़ को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि ये 2 रुपए ओवर द 1000 रुपीज़ और 100 रुपीज़ क्या चीज़ होती है, ठीक है, सो दैट हम थोड़ा सा जो भी कंसेप्ट है वो आसानी से जान जाएं, सीख जाएं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, एक सिंपल सा एक अमाउंट ले लेते हैं यहाँ पे। 100 रुपीज़ सबसे बेस्ट होता है कंसेप्ट किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो अपने क्या है, देसी भाषा के अंदर अगर हम बोलें कोई भी, जैसे मैंने कहा 2 रुपए सैकड़ा, बात समझ में कि 2 रुपीज ओवर द 100 रुपीज, 2 रुपीज ओवर द 100 रुपीज। किसी से आप 100 रुपए उधार लो और उसके बदले में 1 महीने के उसको 2 रुपए दे दो, तो ये होता है अपना देसी इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट, ठीक है। मैं फॉर्मल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनफॉर्मल की बात कर रहा हूं। सुना होगा आपने, ऐसा नहीं सुना है तो अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, उनको पता होगा 3 रुपए सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब होता है 100। फिर आ गया बेटा आपके 4 रुपए सैकड़ा, और ऐसी इनफॉर्मल सेक्टर में ये जो रेट होती है लगभग 10 रुपए सैकड़ा तक जाती है, 10 रुपीज ओवर द 100 रुपीज। बात समझ में आई, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा है, पहले ये चीज समझाता हूं। पहले तो फॉर्मल सेक्टर बता रहा हूं, फिर इनफॉर्मल सेक्टर बताऊंगा। सुनना, इंटरेस्ट रेट की बात है। 2 रुपीज सैकड़ा मतलब 2 रुपए ओवर द 100 रुपीज, और अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं इसका इन अ ईयर, तो दैट गोज अप्रॉक्स 24 रुपीज। एम आई राइट, 24 रुपीज पे जा रहा है। इसका अगर देखें अपन तो 36 कैसे किया मैंने, एक मंथ में 3 रुपए 100 रुपीज के ऊपर, तो पूरे एक महीने के अंदर कितना होगा, तो मैंने 30 से इसको क्या कर लिया, मतलब जो 3 था उसको मैंने 12 मंथ से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। वही एक महीने के अंदर 3 रुपीज आ रहे हैं, तो 12 महीने में कितना आएंगे, तो ऑब्वियसली 36 आएंगे। तो मैंने क्या किया है, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट था उसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया फॉर हैविंग द अमाउंट ऑफ 1 ईयर। तो ये 36 रुपीज हो गया। इधर आ जाएंगे अपन तो वही 48 रुपीज, और अगर इधर देखेंगे तो 100 रुपीज। बात समझ में आई, आ गई, हाँ समझ में बात। अब देखिए भाई, ये तो है आपका पर मंथ का हिसाब, पर ईयर का हिसाब, कि एक साल अगर आपने 100 रुपए के हिसाब से उधार लिए हैं तो आपको 24 रुपए देने पड़ेंगे। अगर एक साल 3 रुपए सैकड़े के हिसाब से लिए हैं तो आपको 36 रुपीज। लगने में अमाउंट बहुत छोटा लग रहा है हमें, तो देखो एक बार ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। ये 24 रुपीज 100 रुपीज का कितना परसेंट हो गया, 24%, ये 36%, ये 48%, और ये आपका 100%। और बैंक जो आपको उधार देता है और उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है वो मैक्सिमम करता है लगभग वो 14-15% वो इंटरेस्ट चार्ज करता है पर्सनल लोन पे, ठीक है, जिसमें आपको कोई चीज़ भी जो कोलैटरल्स हैं वो नहीं रखने पड़ते, मॉर्गेज आपको कुछ नहीं रखना पड़ता। तो देखो कितना महंगा है ये। सैकड़ा हमें पर मंथ के हिसाब से चार्ज किया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर में, जबकि फॉर्मल सेक्टर में यही चीज़ जो होती है वो कैसे होती है, पर ईयर, ठीक है। तो ये और अभी बताऊंगा फॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। तो ये कभी भी अच्छा नहीं रहता, 2 रुपए सैकड़ा भी अच्छा नहीं रहता, 3 रुपए सैकड़ा भी अच्छा नहीं रहता। तो ऐसे में फंसना नहीं भैया इनमें कभी भी। चलिए आ जाइए, हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जल्दी से देखते हैं। देखिए, तो इंटरेस्ट रेट समझ में आ गया होगा आपका। देखो भाई, नेक्स्ट जो अपना पॉइंट पढ़ रहा है दैट इज कोलैटरल्स, मतलब जो भी चीज़ आप गिरवी रख रहे हैं, अबाउट हैविंग द एनी अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लेने के लिए जो भी आपने कोई चीज़ गिरवी रखी है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी सेक्टर होता है, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, आपको सिक्योरिटी तो देनी पड़ती है। तो दैट इज द सिक्योरिटी। जो भी कोलैटरल्स हैं वो एक तरीके का सिक्योरिटी है फॉर हैविंग द अमाउंट फ्रॉम दीज सेक्टर्स, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो। तो कोई चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी आपका होगा, साथ में आपकी डॉक्यूमेंटेशन होंगे, कोई ना कोई चीज़, जो भी चीज़ है वो रिटर्न फॉर्म में होगी आपकी। उसके बाद में आप जो अमाउंट आपने लिया है उसको इंटरेस्ट तो पे करोगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, चीज़ें भी आपने गिरवी रख दी, लेकिन आप ये भी बताओगे उसके अंदर कि आप पैसा कैसे पे करोगे, किस तरीके से, कितने टाइम में,
और कब, ठीक है। तो सारी चीजें ये क्या है, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट है कि भैया कितने रुपये आपने लिए हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या टाइम ड्यूरेशन है, एंड कितना आप पे करेंगे और कैसे करेंगे, कैश करेंगे कि चेक करेंगे, या फिर अगर पे नहीं कर पाए तो जो चीजें आपने हमारे पास में गिरवी रखी है उसको आप वापस से क्या कर देंगे, मतलब हमें ही दे देंगे, आप पैसा नहीं चुका पाएंगे तो आपका क्या मेथड रहने वाला है। दीज आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मेरे हिसाब से इस सिंपल से टॉपिक में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर है तो भैया पूछ लीजिएगा। आ जाइए नेक्स्ट। अगर हम क्रेडिट अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो अमूमन हमारे देश के अंदर मैक्सिमम जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेते हैं। अब ये फॉर्मल मैंने बोला, इनफॉर्मल मैंने बोला, क्या होता है, तो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। अगर आप फॉर्मल सेक्टर्स की बात करते हैं तो फॉर्मल मतलब जहां फॉर्मेलिटीज आप ज्यादा करें, बहुत ही सिंपल सी बात है, जहां पे फॉर्मेलिटीज आपकी बहुत ज्यादा हो, कई सारे आपको कागज वगैरह या जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं पैसा लेने देने में वो करनी पड़े, तो वो कंप्लीट होती है, एड ऑन होती है फॉर्मल सेक्टर में। और जहां पे ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन हाँ बहुत और दूसरी चीजें खराब होती हैं, वो होता है इनफॉर्मल। देखो फॉर्मल सेक्टर में बैंक आता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज आती हैं, ये जहां पे डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, वेरिफिकेशन होगा आपका, और कई सारी और चीजें भी रिटर्न फॉर्म में होगी। इनफॉर्मल सेक्टर में आपने किसी से भी पैसा ले लिया, मनी लेंडर से ले लिया, ट्रेडर से ले लिया, या फिर आपके कोई भी आसपास जो एम्प्लॉयज हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, एम्प्लॉयर हैं, किसी से भी आपने लिया पैसा, वो सारी चीजें किससे हैं, आपके इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेट करती हैं। बहुत ही सिंपल चीज वापस से समझें, फॉर्मल सेक्टर वो जहां पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पैसा लेने देने का काम करती हैं, ठीक है, और जो आरबीआई के अंडर में आती हैं। ऐसे इस जगह से आप अगर पैसा लेते हैं तो यू आर टेकिंग अमाउंट फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। और अगर आपने अपने रिलेटिव से, अपने पर्सनल रिलेशंस या रिलेटिव जो भी हैं आपके, उनसे अगर पैसा लिया है, इंटरेस्ट जो भी लिया है, वो अगर इंडिविजुअल है या फिर रजिस्टर फॉर्म नहीं है तो उसको हम काउंट करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर में। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता दीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ें। यहाँ आपको अब एक छोटा सा ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ के थ्रू हम कुछ चीज़ें समझेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है कि ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि हमारे इंडिया के अंदर जो लोन लिया जाता है स्पेशली रूरल एरियाज में, वो किस तरह से लिया जाता है। सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पर 1000 ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया 2012 के हिसाब से अगर अपन बात करें तो स्पेशली गाँव में जो लोग हैं उधार लेते हैं, अगर मैं 100 लोगों की रैंडम बात करता हूं तो लगभग क्या रिजल्ट हमारे सामने आया, तो उन्होंने कहा कि गांव के अंदर जो लोग उधार लेते हैं गवर्नमेंट से तो 1% लेते हैं, कॉर्पोरेटिव हाउसेस से लगभग 25% लेते हैं, कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो रजिस्टर्ड हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, वो 5% है उनसे लेने वाले, कॉमर्शियल बैंक से जिनका काम उधार देना है उनसे 25% है, जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनसे 1% लोग, जो मनी लेंडिंग का काम करते हैं उनसे 33%, और रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इन सब से ये लोग लगभग 8% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते मतलब लेते हैं, 8% पीपल इन लोगों से पैसा लेते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक और है, कुछ ऐसी दूसरी एजेंसीज हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर की जैसे काम करती हैं, उनसे भी 2% लोग ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं। इसमें एक चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि गांव के अंदर मेजरली जो लोग पैसा लेते हैं उसका सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो मनी लेंडर्स हैं, और ये लोग बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं होते। इनसे पैसा लेने में बहुत कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं वी विल डिस्कस अबाउट इट, बट उसके पहले तुम समझो कि मनी लेंडर से पैसा लेने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं गांव के, अगर अपन बात करते हैं तो। फिर दूसरे लेवल पे जाकर के बात करें हम तो कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं जिनका काम ही कॉमर्स है, कॉमर्स का मतलब ट्रेड करना। अब ट्रेड किस में करते हैं, पैसे में ट्रेड करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेते हैं लगभग 25%। तो ये जो भी कंडीशंस हम देख रहे हैं, इन कंडीशंस के हिसाब से सिचुएशंस काफी कॉम्प्लिकेटेड है रूरल एरियाज में। एक और ग्राफ हमारे यहां पर है, देखिए ग्राफ नंबर 2 कहता है
कि ऑफ ऑल द लोन्स टेकन बाय अर्बन हाउस होल्ड्स व्हाट परसेंटेज वाज फॉर्मल एंड व्हाट परसेंटेज वाज इनफॉर्मल। इन्होंने कहा कि अगर हम अब अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में क्या है, तो यहां पर पर्पल कलर है वो बताता है कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है, और जो आपकी ब्लू कलर है वो बता रहा है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया जाता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे जितने भी रिच हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी रिच हाउस होल्ड्स हैं, ऑल द पीपल आर टेकिंग लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर। और देखो एक बार यहां पे ये लोग कितना परसेंट ले रहे हैं, केवल 10% ऐसे रिच पीपल होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। बाकी हर एक व्यक्ति क्या करता है, चाहता है कि बैंक वगैरह से उसका लोन सैंक्शन हो। ऐसा क्यों होता है उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, अभी थोड़ा सा आप ध्यान देना। लेकिन अगर मैं बिल्कुल गरीब इंसान की बात करूं शहरों के अंदर भी, तो लगभग 85% पीपल इनफॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते हैं, बैंकों से लोन लेने वाले बहुत कम है। कई रीजन है इसके, और स्पेशली आप एक बड़ा कैटेगरी समझ लो कि ये पुअर और ये रिच, इन दोनों के बीच में जो बड़ा डिफरेंस आ रहा है कि द रिच पीपल आर प्रिफरिंग स्पेशली फॉर हैविंग द लोन्स टू द फॉर्मल सेक्टर, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पुअर हाउसहोल्ड्स दे आर टेकिंग लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। ओके, दिस इज द मेजर डिफरेंस, एंड इसी के कारण से आप मान के चलें कि इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इनसे इंटरेस्ट रेट जो चार्ज की जाती है, अभी आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि लगभग किसी का 24%, किसी का 36% और कई टाइम तो 100% तक भी इंटरेस्ट रेट चली जाती है। ठीक है, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा इंटरेस्ट रेट, एवरेज है 2%। तो चलिए आगे देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। तो जैसे अभी हमने ये पढ़ा है, इसी को एक बार ब्रीफ कर रहे हैं थोड़ा डिटेल में, कि अगर आप रिच पर्सनालिटीज की बात करें, रिच सेक्शन की बात करें, तो हमेशा वो फॉर्मल, लगभग फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेते हैं, क्योंकि उनको चीप इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, मतलब बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, जिसके कारण से उनका बेनिफिट होता है, वो समझदार भी होते हैं और अपना पैसा वो बचा पाते हैं। जबकि हम पुअर्स की बात करें तो वो हमेशा प्रिफर करते हैं कि उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना पड़े। रीज़न क्या है, उसमें ज़्यादा हेडेक नहीं होता। आपने अमाउंट के लिए उनके पास अप्रोच किया, उन्होंने आपसे सिर्फ नॉमिनल जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करवाए, एंड आपको पैसा मिल गया। तो यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि एटलीस्ट ये चीज़ अगर हम जान जाएं कि इनफॉर्मल सेक्टर अच्छा है कि फॉर्मल सेक्टर अच्छा है, तो स्पेशली जो पुअर पर्सनालिटीज़ हैं, they can make themselves little bit more stronger if we will compare on the behalf of amount or wealth. So देखिए, वो अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बना पाएंगे अगर वो फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएंगे फॉर हैविंग द क्रेडिट्स। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें तो इसने यही कहा कि बैंक हैं चाहे कॉर्पोरेटिव्स हैं, इन्होंने ये भी एक कारण है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि लोग ज़्यादा इंगेज हों फॉर्मल सेक्टर के साथ, तो स्पेशली बैंक्स हैं या कॉर्पोरेटिव्स हैं, वो पैसा ज़्यादा नहीं देना चाहती रूरल एरियाज़ में। उनका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा वो पे नहीं करते हैं रूरल एरियाज़ में। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि उनको लगता है कि वहाँ पे इन्वेस्ट करना विल नॉट बी फ्रूटफुल, और इसके कारण से वो भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं करते, साथ ही जो लोग वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं वो भी अपना इंटरेस्ट उसमें शो नहीं करते। ओके, सो ये भी एक प्रॉब्लम है। और क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ही इक्वल नहीं किया क्रेडिट का, तो अल्टीमेटली स्पेशली फॉर्मल क्रेडिट का जितना रिच को दिया उतना ही गरीब को भी मिलना चाहिए था, तो फॉर्मल सेक्टर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कारण से भी ये जो डिफरेंस है वो कॉन्टिन्यूसली हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, सो कीप इन माइंड ये जो चार चीजें हैं रिलेट करती है डिस्ट्रीब्यूशन से। दीज आर द फैक्ट्स जो हम बात कर रहे हैं, ये फैक्ट हैं, रिलेट करते हैं हमारे क्रेडिट से और इसके डिस्ट्रीब्यूशन से, कि रिच लोग तो फॉर्मल सेक्टर से जबकि पुअर इनफॉर्मल सेक्टर से, और बैंक्स वगैरह ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते अपना कि उनको रूरल एरियाज में जाके काम करना है, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ से जो आउटपुट है वो उनको ज़्यादा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ इस तरह से जो फॉर्मल क्रेडिट है जो कि मिलना चाहिए लोगों को, क्योंकि चीप रेट्स होती है इंटरेस्ट की, वो अनइक्वल है। दैट मीन्स it will create the difference between the two special groups like rich sections और poor sections, क्योंकि आपने unequally you have distributed the amount, और जो क्रेडिट का जो सोर्स था आपने रिच सेक्शन को दे दिया, ऑब्वियसली वहां से पैसा आना
काफ़ी आसान होगा बजाय पुअर के। तो उनको लगेगा यहाँ रिस्क ज़्यादा है, इनको पैसा देंगे तो हो सकता है डूब भी जाए। तो इस कारण से रूरल एरियाज़ में जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ज़्यादा वर्क नहीं करते। So let's have a difference between these two groups like formal sectors and informal sectors. तो अगर मैं पहला बेस बनाऊं तो इसमें कौन कौन आते हैं, तो यहां पर सबसे पहले आते हैं फॉर्मल सेक्टर में बैंक्स और कॉर्पोरेटिव्स, जबकि यहां पर आते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयज, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर मैं इसको और थोड़ा सा बताऊं तो यहां पर बैंक से या फिर इन दीज रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन से आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो यू नीड टू गो थ्रू द प्रॉपर, एक जो भी चैनल होगा उसके थ्रू के डॉक्यूमेंटेशन भी होंगे और आपको जो भी कोलेटरल्स हैं उसको भी इनपुट करना पड़ेगा, वहाँ पे गिरवी रखना पड़ेगा। जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप जाओ और आपको एक तरीके से पहले तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम बताई जाएगी, फिर उसके बाद वो बढ़ती जाएगी। एक और चीज़ है, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो इस तरह से भी आपको एक जो डेब्ट ट्रैप है उसके अंदर फांस लिया जाता है, मतलब जो इंटरेस्ट वाला जो जंजाल है ना उसमें आपको क्या कर लिया जाएगा, फांस लिया जाएगा। तो इनफॉर्मल सेक्टर ज़्यादा अच्छा नहीं होता। चलिए और देखो और क्या है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रीजनेबल होता है। लाइक मैंने आपको बताया 10%, 14%, 20% के आसपास। जबकि अगर मैं यहाँ बताऊँ तो आप मान के चलो लगभग इट इज़ एवरेज कि यहाँ पर आपको लगभग 24% से स्टार्टिंग होगी और एक कितना भी जा सकता है, 100% तक भी जा सकता है। ठीक है, और देखिए आगे यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इनका मेन काम प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल वेलफेयर। लेकिन इनका ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनका मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, इंटरेस्ट से पैसा अर्न करना। तो मेन इंटेंशन इनका सोशल वेलफेयर भी होता है, प्रॉफिट कमाना भी होता है, लेकिन इनका केवल प्रॉफिट कमाना ही होता है, सोशल वेलफेयर से इनका कोई भी मतलब नहीं होता। ये इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही होती हैं, ठीक होती हैं, और इवन सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में होती हैं, करेक्ट डॉक्यूमेंटेशंस के साथ में होती हैं, कोई भी अनफेयर काम नहीं होता। वो अलग बात है आप डॉक्यूमेंटेशन करते हुए भी कुछ ऐसा लिख दो तो अलग बात हो जाएगी, अदरवाइज सारी चीज़ें आपको रिटर्न फॉर्म में होगी और इसको आप एज अ एविडेंस भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ अगर है तो आप एविडेंस के तौर पर उसको यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी चीज़ लॉफुल तरीके से नहीं होती, ट्रस्टवर्दी नहीं होता आपका इनफॉर्मल सेक्टर हमेशा। ठीक है, साथ ही जो फॉर्मल सेक्टर है उसको आरबीआई की जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा। आरबीआई उनके ऊपर आइज भी रखता है, हॉक आइज बोल सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा उनको एक तरीके से अवेयर होते हैं। हमेशा आरबीआई इन सब चीज़ों को नोटिस करता जाता है, जबकि यहाँ पर इसका किसी भी तरीके से सुपरविजन नहीं हो सकता। इनफॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज आप नहीं कर सकते हो। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। मेरे हिसाब से इसमें आप लोगों को किसी को भी कोई भी पंगा नहीं होगा, अगर पंगा है तो बता दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक चल रहा है अपना वो है कोऑपरेटिव्स। अभी हमने यहां पर डिस्कस किया था सेक्टर्स, एक फॉर्मल था एक इनफॉर्मल था, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं बेटा, कोऑपरेटिव्स बना लेते हैं। ये कोऑपरेटिव्स क्या है, कोऑपरेटिव, को मतलब मिलकर के ऑपरेट करना किसी चीज को। तो क्या होता है स्पेशली रूरल एरियाज में, जैसे मैंने आपको यहां पर अभी मेंशन किया था कि रूरल एरियाज के अंदर स्पेसिफिकली कुछ लोग हैं जो बैंक के अलावा, फॉर्मल सेक्टर का टाइप है ये, फॉर्मल सेक्टर का इसलिए है क्योंकि रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, तो बैंक के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनसे जो रूरल एरियाज के लोग हैं स्पेशली दे कैन टेक द अमाउंट ऑब्वियसली विद अ चीप इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो इन्होंने कहा बैंक्स के अलावा कुछ और भी सोर्स हैं चीप क्रेडिट के रूरल एरियाज में, जिनको आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं। इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं पहले तो क्या करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ डायरेक्टली कि कुछ लोगों का एक ग्रुप बन जाता है और ये जो लोग होते हैं ना मिलकर की क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उसको रजिस्टर करा लेते हैं। उसके अंदर वो अपनी जो असेट्स होती हैं वो रख देते हैं, उस असेट्स के बदले में वो बैंक से पैसा उठा लेते हैं। ठीक है, ऐसे समझें आप। एक तो किसी पर्सन ने खेती करनी है और उसके लिए थोड़ा सा अमाउंट उसको चाहिए, तो ऐसे में क्या करेगा, वो अपनी चीज़ कोई भी है वो गिरवी रखेगा, महंगी चीज़, और उसके बदले में थोड़ा सा अमाउंट लेगा, तो वो चीज़ सही नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, एक सोसाइटी बना ली इन्होंने, और सोसाइटी बनाने के बाद में लोग थोड़ा थोड़ा जो अपना अमाउंट होता है या जो भी असेट्स उनकी होती हैं उसको असेट्स को एज अ कोलेटरल गिरवी रख देते हैं बैंक के पास, और बैंक उनको उस असेट्स के बदले में क्या कर देता है, पैसा दे देता है।
अब कोऑपरेटिव के पास में एक फंड आ गया, उस कोऑपरेटिव का फंड जो है वो जिसको नीड होती है, ऑब्वियसली फॉर्मल सेक्टर से तुमने लिया है, तो जैसे मैंने तुम्हें कहा बैंक से आपको मिल गया 10% इंटरेस्ट रेट पे, आप उसको क्या कर रहे हो, जो भी आपके पर्सन है उसको आप 12% 15% के आसपास उसको, वो जो भी लोग आपके हैं उस फंड को आप क्या करो, दे दो। और आप धीरे धीरे वो उनसे 15% ले रहे हो तो 15% आप क्या करेंगे, कोऑपरेटिव हाउसेज में पे करेंगे, और कोऑपरेटिव हाउस जो होगा वो अपने लोन अमाउंट को बैंक को पे कर देगा। जैसे जैसे ये साइकिल पूरा हो जाता है, ये जो सर्कल पूरा हो जाता है, इसके अंदर जो रेस्ट बचा हुआ अमाउंट है, मतलब 10% एंड 12% के बीच का जो 2% का गैप है इंटरेस्ट का, एक तरीके से उस कोऑपरेटिव का इनकम हो गया, साथ में आपका फंड भी काफ़ी ज़्यादा बच गया, आपका इंटरेस्ट रेट, साथ ही साथ सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन के साथ कंप्लीट हो गई। तो एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है। एंड कोऑपरेटिव्स अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल्स जो लोग हैं उनके साथ में ऐड ऑन होती है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी फार्मर्स हैं, जो भी वेवर्स हैं, या जो भी इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं। जितने भी वर्कर्स इसमें होते हैं, इसमें भी वर्कर्स होते हैं, इसमें फार्मर्स होते हैं, तो दे आर वर्किंग ओवर इट, और ये मिलजुल के क्या करते हैं, अपना जो भी इनका वर्क होता है उसको वो कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसा ही एक और कोऑपरेटिव है जो कि है आपका कृषक कोऑपरेटिव, ये भी फार्मर कोऑपरेटिव की तरह ही है। लेकिन ये कोऑपरेटिव्स कौन बना सकता है और इसके क्या नियम कानून कायदे होने चाहिए, उसका भी मतलब ऑब्वियसली लॉ तो होगा ही कोई ना कोई। तो ऐसा एक लॉ यहां पर एग्जिस्ट करता है जो कि है आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और ये लॉ आया है आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 से। ये एक्ट बन गया और उसके बाद में एक बैंक बन गया, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, और ये कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे नॉर्मल अपने जो बैंक होते हैं वो काम करते हैं, पैसा लेन देन का काम करते हैं, इंटरेस्ट देने का लेने का काम करते हैं, साथ ही साथ जो भी आपका क्रेडिट वाला जो सिचुएशंस होता है उन सबको ये डील करता है। तो ये भी एक तरीके का कोऑपरेटिव है। और एक और कोऑपरेटिव का नाम बताता हूँ आपको मैं, हालांकि मैं बता चुका हूँ डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। अमूल का नाम आपने सुना होगा, तो अमूल इंडस्ट्री भी क्या है, एक कोऑपरेटिव है। उसमें जितने भी फार्मर्स थे उन्होंने स्टार्ट किया उसको, अमूल इंडस्ट्री, आनंद मिल्क अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो कोऑपरेटिव है इस तरह से ही काम करती है कि एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना है। इसमें सारे लोग मिलकर के एक यूनियन बनाते हैं, और यूनियन फिर क्या करती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, और रजिस्टर्ड होने के बाद में वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं। ऐसा ही एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बहुत अच्छा एक टाइप है जिसके अंदर, और अमूमन ये तो आपको कई सारी जगह पर देखने को मिल भी सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। देखिए क्या होता है इसमें, पहले सिंपली समझाता हूँ फिर उसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर मेंबर होते हैं, 15 से 20 लोग होते हैं अमूमन। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली अब सोचो ना, 4 आदमी मिलकर के कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़ी बना सकता है। इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होने ज़रूरी, मतलब काफ़ी सारा लोगों का नंबर होना ज़रूरी है। तो इसमें सर्टेन मेंबर्स होते हैं, अप्रॉक्स 15 से 20 कम से कम होते हैं, जैसा आपकी बुक बताती है। और ये लोग क्या करते हैं, उनकी पर्टिकुलरली एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है सेविंग का, वो ये हर दिन के हिसाब से, हर मंथ के हिसाब से, हर 6 मंथ के हिसाब से या पर ईयर के हिसाब से लोग उसमें क्या करते हैं, जमा कराते हैं। अमूमन ये जो सेविंग होती है 25 से लेकर 100 रुपए के आसपास तक होती है पर मंथ के हिसाब से, ऐसे मान लो आप, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं और जितने भी पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की हेल्प करने के लिए बनाया गया ग्रुप, नाम से पता चल रहा है। तो लगभग 15 से 20% नहीं, 15 से 20 लोग होते हैं और 25 से 100 रुपए तक वो अप्रॉक्स हर मंथ जमा कराते हैं एक जगह पर। ऐसा मान के चलते हैं 20 लोग हैं और 100 रुपए वो जमा करा रहे हैं, 20 लोग हैं, 100 रुपीज पर मंथ वो जमा करा रहे हैं। कितना हो गया पर मंथ? ये लगभग 2000 रुपए। ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसको 24 मतलब 12 महीने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 12 महीने की बात करता हूँ, तो लगभग ये 24,000 रुपये होते हैं। और किसी भी पुअर हाउस होल्ड के लिए अगर मैं लोन लेने की या देने की बात करूँ तो ये जो अमाउंट है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उनकी नीड इतनी ही होती है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये बल्क में भी काम करेंगे। कैसे करेंगे बल्क में काम, अभी बताऊंगा। पहले ऐसे समझ लो, ये जो अमाउंट है सफिशिएंट है। नेक्स्ट, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या सॉर्ट आउट होगी इससे, कि जो भी आपको चीज़ें गिरवी रखनी पड़ रही थी ना, आपको वो चीज़ें गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज़, पुअर के पास में ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होगी कि वो गिरवी रख सके और अपनी जो नीड है उसको पूरा ऑक्यूपाई कर सके, कंज्यूम कर सके, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। सो दैट
जब आपने अपने ही लोगों से पैसा लिया तो आपने क्या किया, आपने इन सब चीज़ों से, इन प्रॉब्लम से ओवरकम कर लिया। ठीक है, लगभग इसने कहा कि 1-2 साल के बाद में अगर आपकी सेविंग रेगुलर है तो छोटे छोटे जो कोऑपरेटिव्स हैं या जो बैंक्स हैं, फॉर्मल बैंक्स, वो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप रजिस्टर करने के बाद में लोन भी दे देते हैं। जैसे कोऑपरेटिव क्या कर रही थी, कोऑपरेटिव्स बैंक से लोन ले रही थी, तो बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी पैसा देगा अगर लगभग 1-2 साल तक आप ये जो पैसा अमाउंट है रेगुलर मैनर में जोड़ रहे हैं। मनी का सर्कुलेशन अगर रेगुलर मैनर में हो रहा है तो यू विल ऑल्सो गेट द मनी फ्रॉम द बैंक, और उसके बाद तो फिर तुम्हारे मजे ही मजे हैं। कैसे मजे हैं कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट जो पहले तक आप इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम में आ रहे लोगों को पे करते थे, या मतलब उन इनफॉर्मल सेक्टर से अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो उनको जो अमाउंट पे करना होता था, इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना होता था, अब उसको करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू विल गेट द अमाउंट विद अ वेरी चीप इंटरेस्ट रेट, और जिससे कि आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये रेगुलर रहता है तो ये एक तरीके से एलिजिबल हो जाता है कि आप बैंक से भी आप पैसा ले सकते हैं। रूरल एरियाज में इस तरह की जो चीज़ देखने को मिलती है वो विमेन के बीच में ज़्यादा देखने को मिलती है। सोसाइटीज़ में भी होता है ये। सोसाइटीज़ में भी क्या होता है, एक फंड होता है, उस फंड के अंदर कई सारी सोसाइटीज़ बनी हुई होती हैं, तो उसमें क्या करते हैं, पर मंथ वो एक सिस्टम रखते हैं कि भैया हम 10 लोग मिल गए और 10 लोग मिलने के बाद अब क्या करेंगे, लॉटरी सिस्टम रखेंगे कि 10 पीपल पर मंथ 2000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़ कलेक्ट करेंगे, और जिसका जो भी कंडीशन होगा उसके हिसाब से क्या करना है, हमें वो पैसा हम कलेक्ट कर लेंगे और किसी भी एक पर्सन का जो चिट है उसको उठाएंगे, निकालेंगे पर मंथ, और जो अमाउंट बनेगा एक साथ उसको दे देंगे बल्क में। ये ट्रस्ट के ऊपर है पूरा का पूरा कि एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। जिस पर्सन का नाम एक बार चिट्ठी में आ जाता है उसको फिर फाड़ दिया जाता है, और जैसे 9 ऐसे समझो आप, देखो 10 पीपल पर मंथ उनको 1000 रुपीज़ देने, तो टोटल एक महीने में कितने आएंगे, लगभग 10,000 आएंगे। इन 10 का नाम एक चिट्ठी में लिख दिया जाएगा और पर मंथ एक पर्सन की चिट निकाली जाएगी, उसमें से जो चिट निकल गई उसको एक बार अमाउंट देना है, बस बात खत्म हो जाएगी। तो उसको एक साथ बल्क में अमाउंट मिल जाएगा 10,000 रुपीज। रेस्ट ऑफ द पीपल विल गेट द चांस नेक्स्ट टाइम जो भी उनका टर्न आएगा उसमें। अब जो बचा हुआ पर्सन जिसकी पहली बार लॉटरी निकली थी, उस पर्सन को आगे आने वाले मंथ्स में केवल पैसा देना है, वो लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अमाउंट उसका पूरा मिल गया, एक तरीके से उसको 10,000 रुपए एक साथ मिल गए। अजीब सा लग रहा होगा सुनने में कि इसमें फायदा क्या, फायदा कुछ नहीं, आपके पास में एक बल्क अमाउंट आ जाता है जिससे कि आपकी जो नीड होती है वो आप फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंडीशन होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप में। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक और तरीके से भी काम करता है। कैसे काम करता है देखिए, जैसे इमेजिन कीजिए आप कोई चीज लेकर आ रहे हैं, हम लोग 10 जने हैं, 10 पीपल वी आर, ओके, एंड ये जो 10 लोग हैं ये बेसिक कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह से काम करेंगे, देखिए इसको समझते हैं कि जो ये 10 लोग हैं इनको कोई चीज चाहिए, ऐसे समझे 10 लोग 10 पीपल, इनको चाहिए कोई 100 रुपए की चीज, तो इंडिविजुअली जा रहे हैं और ये 100 रुपीज खर्च कर रहे हैं उसमें। ठीक है, लेकिन अगर इन 10 में से एक ने कहा कि भैया तुम्हें भी ऐसा यही तो कॉमन सी तो चीज चाहिए, तो ये एक आदमी अगर 10 चीज एक साथ लेगा तो क्या अभी भी इसको 100 रुपीज की ही पड़ेगी, वो उसको अब 90 रुपए की पड़ जाएगी, होलसेल में जाएगा लेके आएगा। ठीक है, तो ऐसे में अब सबके क्या हो गया, सबके वो जो प्राइस पहले उनके 100 रुपीज पड़ रही थी अब कितनी पड़ रही है, लगभग 99 ही तो आएगी मेरे हिसाब से, इतना ही आएगा, 1-1 रुपया कम हो जाएगा सबके, 10 में से 10 रुपए कम हो गए तो, या नहीं 90 रुपए, चलो ऐसे मान लो ना, अब सबके 90 रुपए की पड़ी तो लगभग 100 रुपए का फायदा हो गया ओवरऑल इन सबको। तो ऐसे ही ये तो एक चीज में है, और भी कई सारी चीजों में हो सकता है, ऐसा होता है ना। तो देखो एक और एग्जांपल देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया तो, देखो भाई 100 पीपल बाय a common thing at the rate of 100 रुपीज। वापिस से वो एग्जांपल ले रहा हूं लेकिन थोड़ा क्लेरिफाई करके, 100 लोग कोई चीज खरीदते हैं 100 रुपए की, these 100 people make a group
एंड कलेक्ट द टोटल अमाउंट। जो भी उनका पैसा था, 100 रुपए की कोई चीज खरीदनी थी, सबको खरीदनी थी, तो उन्होंने टोटल अमाउंट जो था वो कलेक्ट कर लिया। टोटल अमाउंट हो गया लगभग 10,000 रुपए। ठीक है, अब ये लोग बाजार गए और उन्होंने उसी चीज के कितने पीस खरीद लिए? लगभग 100 पीस खरीद लिए। और ये जो 100 पीस पड़े इनको 100 एट द रेट ऑफ 90 रुपीज। तो टोटल जो इनका खर्चा हुआ वो हुआ 9,000 रुपए का। बात समझ में आई मेरी? तो 9,000 का टोटल खर्चा हुआ। अल्टीमेटली इस ग्रुप को कितना फायदा हुआ? इस ग्रुप के पास में अभी 1,000 रुपए बच गए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो शॉप खोल के बैठते हैं और उस शॉप के अंदर इसी कंसेप्ट के बिहाफ पे वो सामान लाते हैं, एक साथ रख देते हैं और उसको आईवी रेट पे अपने मेंबर्स को दे देते हैं। ठीक है, तो ये सारी वो कंसेप्ट हैं जिसके बिहाफ पे आप अपनी हेल्प करने के लिए खुद से ही कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते हो। तो ये है आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, मेरे हिसाब से चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर ये समझ में आ गया तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी खत्म हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आपको पूछना है, और कोई डाउट है तो भी पूछना है, और तैयारी करते जाना है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और फिर एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।